फिर ओवरऑल हम जीबी में देखें तो हमारे जो कैंडिडेट्स थे अच्छी पोजीशनों में भी थे, लोग बड़े मुतमईन भी थे जब हमारे जलसे हो रहे थे। अच्छा, हमारे जलसों को देखकर हमारे लीडर की जो कैंपेन थी उसको देखकर लोग बड़े मुतमईन भी थे, हम भी मुतमईन थे। तो फिर दरमियान में हुआ ये कि एक दो हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके सोशल मीडिया में इधर उधर दावे तो ज्यादा थे, लेकिन इन रियल सेंस वो शायद किसी के साथ बार्गेन किया या किसी के लिए विड्रॉ नहीं हुए, खड़े रहे, लेकिन इंटरनेट उनके साथ साजबाज करके उनके साथ कोई लेना किया या देना किया। वो इधर उधर से मुख्तलिफ ये आईपीपी के जो कैंडिडेट्स वो आज़ाद थे। नीचे से अलीम खान आए, अलीम खान ने पाकिस्तान के अंदर क्या रोल किया, किस तरह हुकूमतों को गिराने में उसका वो रहा है, वो तो सारे पाकिस्तान को भी पता है और हमें भी पता है। इस वक्त हमारी जो यूथ है, आजकल जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो काम करने वाले लड़के हैं लड़कियां हैं, वो ऑनलाइन ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बनाने के बाद यहीं की जो लोकल प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेच रहे हैं, ठीक है, यूरोप ममालिक में बेच रहे हैं, और फिर इसी तरह हम टूरिज्म को ऐसी एप्लीकेशन बनवाएंगे स्टूडेंट से अपने वो, ताकि ऑनलाइन ही बुकिंग करें, ऑनलाइन ही उनके लिए गाड़ियां मिल जाए, ऑनलाइन ही उनकी होटलों की बुकिंग हो जाए। फिर ये उनके लिए कहाँ से कहाँ, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अस्तोर जाना है, अस्तोर जाने के लिए अगर यहाँ पे आके लोकल किसी गाड़ी के पास जाते तो क्या पता वो गाड़ी वाले उससे ज्यादा चार्जेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान हुसैना मौजूदा प्रोग्राम पॉलिटिकल डेस्क के नए एपिसोड में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के तर्जुमान ज़ीशान अब्बास। आज के प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है वो एक नए रुख पर चल पड़ी है। पहले आम इंतखाबात हुए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बन चुकी, और अब बल्दियाती इलेक्शंस का मेला सच चुका है और बल्दियाती इलेक्शन की सियासी जमातों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। तो आज के प्रोग्राम में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जो आम इंतखाबात हुए उनके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनसे क्या तवक्कुआत है, और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में इनकी क्या हिम्मत अमली होगी। तो सबसे पहले सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और आपको शामिल कहते हैं। जी मैम, आप लोगों ने हमें अपने चैनल पे बुलाया और हमें टाइम दिया, इसका हम पीपल मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ ये जो अभी आपने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बात की, जनरल इलेक्शन के हवाले से भी बात की, और पीपल पार्टी की हुकूमत के हवाले से भी बात की। तो पहले मैं बात करूँगा जो जनरल इलेक्शन हमारे हुए जीबी के अंदर, तकरीबन हमने 24 के 24 हल्कों में ट्राई किया। उसमें कुछ हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके कागजात मुस्तरद हुए, किसी की एज, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, हमारी जो पार्टी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारी यूथ हैं। तो यूथ में किसी की एज का मसला हुआ, किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से 11 से 12 कैंडिडेट्स हमने 12 हल्कों में उतारे। उनमें से एक जो हमारा कैंडिडेट था वो इस्तीकामत नहीं दिखा सके, और वो पीपल पार्टी से आए थे और वापस पीपल पार्टी में इलेक्शन के एक दिन पहले वो वापस पीपल पार्टी में चले गए। तो फिर उसके नतीजे में हमारे चेयरमैन साहब ने फिर उस हल्के के अंदर, हल्का नंबर 3 गिलगित के अंदर, उन्होंने फिर पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करने के लिए गैर मशरूत सपोर्ट किया हमने, और अल्लाह के फजल से हमने उनको सपोर्ट किया और उसको हमने जिताया। उस जगह में हमने अपना कंट्रीब्यूशन भी डाला और उनको हमने वहाँ पे जिताया। और फिर ओवरऑल हम जीबी में देखें तो हमारे जो कैंडिडेट्स थे अच्छी पोजीशनों में भी थे, लोग बड़े मुतमईन भी थे जब हमारे जलसे हो रहे थे। अच्छा, हमारे जलसों को देखकर हमारे लीडर की जो कैंपेन थी उसको देखकर लोग बड़े मुतमईन भी थे, हम भी मुतमईन थे। तो फिर दरमियान में हुआ ये कि एक दो हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके सोशल मीडिया में इधर उधर दावे तो ज्यादा थे, लेकिन इन रियल सेंस वो शायद किसी के साथ बार्गेन किया या किसी के लिए विड्रॉ नहीं हुए, खड़े रहे, लेकिन इंटरनेट उनके साथ साजबाज करके उनके साथ कोई लेना किया या देना किया। और वो अल्लाह को बेहतर पता होगा कि हम ये नहीं कहते कि हमें कोई शवाहिद इस तरह के नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये कंफर्म है कि उन्होंने कुछ साजबाज करके उस सीट को या उस जगह पर अपनी इतनी पावर को नहीं दिखा सके।
जनरल इलेक्शन करने से। उसके बाद ये जो अभी गवर्नमेंट बनी पीपी की, इस गवर्नमेंट के हवाले से हम उम्मीद तो रखते हैं कि ये अच्छा करे, लेकिन जिस तरह ये हुकूमत बनी है उस तरह ये शायद अपना दौर कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि ये जो बनी है वो इधर उधर से मुख्तलिफ ये आईपीपी के जो आईपीपी के जो कैंडिडेट्स वो आज़ाद थे, नीचे से अलीम खान आए, अलीम खान ने पाकिस्तान के अंदर क्या रोल किया, किस तरह हुकूमतों को गिराने में उसका वो रहा है, वो तो सारे पाकिस्तान को भी पता है और हमें भी पता है। अब क्योंकि जो पाकिस्तान की यूथ इतनी समझदार हो चुकी है, पहले ज़माने में ये था कि टीवी पे ऊपर आके या अखबारों में कोई बयान दे देते तो उस पर यकीन करते थे। अब सोशल मीडिया में आने के बाद लोग इतने फास्ट हो चुके हैं कि बात करते तो अगली 3 बातें लोगों को यूथ को समझ आ जाती है। तो अब मामला ये हुआ कि जीबी के अंदर जो आईपीपी आके यहाँ पे आके जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके साथ बेतौर बार्गेन किया, और ये बार्गेन किसने करवाया, किसके कहने पे बार्गेन हो गई और किन किन लोग इसमें शामिल हुए, तो वो मामला जो है वो हम सबको अंदाजा भी है और पता भी है। बिल्कुल। तो मेन जो वजह थी वो ये है कि आपने कहा कि आपके अंदर के जो कैंडिडेट्स या जो भी थे उन्होंने दूसरे पार्टियों से ऑफर्स उन्होंने दिए होंगे, जाहिर सी बात इलेक्शन में ही होता है, वो एक्सेप्ट की, तो वजह ये है। तो बस जो भी हुआ, जो दावे थे तरक्की के आपके बड़े बड़े आपकी पार्टी के, वो सच साबित नहीं हुए, और अब जो पार्टी है और अब जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ऑपोजिशन में रहते हुए ऐसी कौन सी हिकमत अमली करेंगे, या आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोग इतना दबाव डाल सकते हैं पार्टी के ऊपर ऑपोजिशन में रहते हुए कि दिल्ली बल्तिस्तान के मसाइल को हल करा सकें? असल देखें, हम इस वक्त हम अपोजिशन में, हम असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, ना हमारी कोई सीट आई है, ना किसी तरह का कोई मामला हुई। अब अपोजिशन में है तो नून लीग है, नून लीग ने ये जो रोल प्ले करना है, कैसे करना है, ये उनकी अपनी पॉलिसी है, ये उनका अपना हेडेक है, हम उसमें कुछ वो नहीं बता सकते। लेकिन हमने दावे किए हैं, हम उन पे हैं, वो अपने मौकों पर डटे रहेंगे। जब हम आएंगे तो हम करेंगे, अभी हम आएंगे तो आप हमसे ये नहीं पूछ सकते हैं या ये नहीं तवक्को रख सकते हैं कि आप हमसे ये सारे मामला हम हल करेंगे। हम लोग ये 70-80 सालों से हुकूमतों में बैठ के दावे करके ये मामला हल नहीं करते, तो अब हमारा जुमा हफ्ता नहीं हुआ है तो हम किस तरह इन मामलों को हल करेंगे। हम अभी हुकूमत में आए नहीं, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो मंशूर है, वो मंशूर जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो हमारे काफिले में शामिल होता जाता है। अगर वो मुतनाज़िर सोच वाला बंदा नहीं है तो वो हमारे पास जरूर आता है। तो अब हम इंशाल्लाह हम आएंगे तो हमारे पास बहुत सी इस्लाहात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फिर खासकर बल्तिस्तान के अंदर हमारे पास एक बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, हम इसको इतना फंक्शनल करेंगे कि इंशाल्लाह लोग बाहर ममालिक से जॉब करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, और इस वक्त कर भी रहे हैं। इस वक्त हमारी जो यूथ है, आजकल जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो काम करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो ऑनलाइन ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, बनाने के बाद यहीं की जो लोकल प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेच रहे हैं, ठीक है, यूरोप ममालिक में बेच रहे हैं। और फिर इसी तरह हम टूरिज्म को ऐसी एप्लीकेशन बनवाएंगे स्टूडेंट से अपने वो, ताकि ऑनलाइन ही बुकिंग करें, ऑनलाइन ही उनके लिए गाड़ियां मिल जाए, ऑनलाइन ही उनकी होटलों की बुकिंग हो जाए। फिर ये उनके लिए कहाँ से कहाँ, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें अस्तोर जाना है, अस्तोर जाने के लिए अगर यहाँ पे आके लोकल किसी गाड़ी के पास जाते तो क्या पता वो गाड़ी वाले उससे ज्यादा चार्जेस ले लें, क्या पता कोई और मामला करे। हम ऑनलाइन चार्जेस भी फिक्स करें ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों को, चाहे वो नेशनल टूरिस्ट है चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उनको पता चल जाए कि ये फिक्स रेट है और उनके साथ किसी के साथ हेरा फेरी ना हो, ताकि इलाके का नाम भी बदनाम ना हो। हम हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो हमारी सोच, हमारा मंशूर, हमारी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह है। इंशाल्लाह हम जब आएंगे हम बहुत सी तब्दीलियां लाएंगे, और इंशाल्लाह जो दावे बड़े नहीं करेंगे, लेकिन इरादा हम पक्का रखेंगे, हम करेंगे जरूर। अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप इसको कैसे देखते हैं? और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की हम बात करें तो आईनी हुकूक का मसला, बिजली, महंगाई, सेहत और बहुत सारे मसाइल, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी तरजीही बुनियादों पर इन मसाइल को हल करा पाएगी या नहीं? ये जो मसाइल है वो नारों की बुनियादों पर, जैसे पहले होता था माजी में, नारों तक ही महदूद रहेगी? असल इसमें मैम बात ये है कि हम इस हवाले से ये समझते हैं कि पीपल पार्टी
کو ابھی ہی شروع میں ہی ابھی تک ان کو بجٹ جو چاہیے وہ بجٹ نہیں دیا ہے. سو 3 مہینے کی ملازمین کی سیلری یا تھوڑا معاملہ چلانے کے لیے چھوٹا سا اس اگست کے اندر دوبارہ ان کو بجٹ ملے گا. اور وہ بجٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ امجد صاحب کے پاس کوئی علاؤدین کا چراغ نہیں ہے کہ فنڈ کے بغیر وہ سارے معاملات چلائے گا. اب ہم دیکھیں, ہم فضول میں تنقید ایسی تنقید نہیں کر رہی ہیں جو ان کی تذلیل ہو جائے. تنقید ہو برائے اصلاح, کوئی بھی پارٹی ہو, ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید برائے تذلیل نہیں کریں گے, تنقید برائے اصلاح ہم کریں گے. لیکن ابھی اس کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, وہاں سے فنڈ وفاق سے آئے گا تو امجد صاحب کچھ کریں گے. لیکن اپنے بل ہوتے ہوئے, کیونکہ یہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کی باتیں بھی انہوں نے بہت پہلے کی ہیں, اور اس دفعہ اللہ نے اس کو موقع بھی دیا ہے, وزیر اعلیٰ بھی بن چکے ہیں. تو اب یہ کیا کرتا ہے اپنے آنے والی سیاست کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے, خراب بھی کرنا ہے, یہ ابھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس کے پاس فنڈ آئے گا تو یہ کرے گا, اگر نہیں آئے گا تو یہ کیا کرے گا. لیکن پھر بھی اپنی کوشش یہ کرتے ہیں. ابھی 1-2 جگہ یہاں پہ لیکن بلتستان کے اندر سیلاب ابھی ہمارے علاقے میں آیا, ہراموش کے اندر کھلترو ویلی میں, اچھا وہاں پہ شوتے ہے منوگن نالے میں, وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی, عوام کی مالی نقصان ہوا, جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن ان کی کھیتوں میں بہت سی چیزوں کا نقصان ہوا. تو وہ اس میں ازالہ کرنے کی کوشش کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے. تو سارے جو ہے نا اپنے اپنے کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں. ہم امید اچھی رکھتے ہیں, ہم تنقید نہیں کریں گے ابھی, کیونکہ بجٹ ان کو آیا ہی نہیں ہے. تو پہلے ہی ہم اس کو بجلی بھی ٹھیک کرے, روڈ بھی ٹھیک کرے, ہاسپٹل بھی ٹھیک کرے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. بالکل. اچھا, تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ پہلے تو جنرل الیکشنز کا چلے ہو گیا, وہ جو ہے معاملہ کلوز ہو گیا, اب بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی کی کیا تیاری اور کیا حکمت عملی ہے؟ کیا اس بار آپ لوگ بلدیاتی الیکشنز میں کیا جیت پائیں گے, کیا سمجھتے ہیں؟ اصل دیکھیں, ہم نے پچھلے والے اس میں الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہوئے ان میں جو ہوا سو ہوا. اب اس الیکشن کے اندر بلدیاتی میں ہماری جو جی بھی کابینہ ہے وہ خود لک آفٹر ہم کر رہے ہیں. ایسے بندوں کو ہم ٹکٹ ہی نہیں دیتے ہیں جو اندر آنے کے بعد کسی کے لیے وڈرا ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اس طرح بارگین کرنے والے لوگوں کی ہم جی پی کے اندر 6 رکنی کمیٹی ہے, وہ کوئی بھی ٹکٹ اپلیکیشن کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بیک ڈور ان کی انالیسس کرتے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. کرنے کے بعد جو اہل سے اہل بندہ ہوتا ہے اس کو ٹکٹ دیتے ہیں. وہ ہارے مسئلہ نہیں ہے, وہ ڈٹے رہے, بس ہارنا جیتنا یہ تو کھیل کا حصہ ہے. تو اس دفعہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن ہے ان میں بہتر نتائج آئیں گے. یہ بلدیاتی الیکشن میں میں خود جو ہے اپنا ڈسٹرکٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں پی این پی سے, تو انشاءاللہ میں حرام سے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں پرامید ہوں اپنے علاقے کی یوتھ سے بھی, اپنے علاقے کے عوام سے بھی. تو ایک عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, اور آلریڈی اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم سوشل سروسز, بچوں کو سکول کے حوالے سے, بچوں کو یونیورسٹی میں, بچوں کو کورٹ کچہری میں, جہاں کہیں ہاسپٹل میں کہیں بھی کوئی ضرورت پڑی ہم وہاں پہ پہنچے ہیں, ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں. اب بھی ہماری سوشل سروسز جاری و ساری ہیں, چاہے وہ سکول کی شکل میں, چاہے وہ کوچنگ کی شکل میں, چاہے وہ اپنا کسی اور ہاسپٹل یا کہیں بھی, جب بھی کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم پہنچتے ہیں. عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ مت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ریالٹی بھی ہے کہ یزید بلتستان کی جو سیاست ہوتی ہے وہاں پر وفاق کا بہت انٹرفیئرنس رہتا ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جو مین اسٹریم پارٹیز ہے اس میں ایک بڑی پارٹی جو ہے مانی جاتی ہے وفاق کی ایک بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یزید بلتستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں پارٹی جو ہے لوکل ایشوز کو زیادہ ترجیح دے گی یا نہیں, جو ہے وفاقی سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ اپنے پالیسیز کے خلاف جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی جو ہے وفاقی سیاسی مفادات کو زیادہ انہیں پریفر کریں گی یا لوکل ایشوز کو حل کریں گے؟ اصل دیکھیں, یہ ہمارے پورے پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے اس سے لے کے اب تک یہ جو وفاقی ان کے لیے یوز ہوتے رہے ہیں یہ نظام ہوا ہے. لیکن اب کیونکہ یہ دور ایسی آئی دور اس کے اندر یوتھ ہر چیز کو سمجھتے ہیں, تو اب وہ بھی ڈر جاتے ہیں, وہ بھی ڈرتے ڈرتے یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر وہ وفاقی اس میں کر کے عوامی اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ اس کے لیے آگے کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے گا. لیکن ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا کرے, کیونکہ ہم ایز اے پولیٹیکل کینڈیڈیٹس, پولیٹیکل ممبر,
हम ये उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने किया, पहले जो किया वो तो हम सबको पता है, लेकिन अभी किया नहीं किया और करेंगे नहीं करेंगे ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी इनके जुमा हफ्ता हुआ है, अभी तक उन्होंने कल परसों उन्होंने अपने जो वज़रा थे उनकी और लेकिन सरमनी हो गई है, तो अब आगे फंड आएगा, अब ये क्या करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम कबल अज वक्त उन पे तनकीद, ऐसी तनकीद नहीं करेंगे जिसमें, क्योंकि उन्होंने अभी तो किया ही नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो उनका नुकसान है, अगर नहीं करके अवामी मैंडेट को, अवामी जो इंटरेस्ट है उसको लेके आगे चलेंगे तो इनके लिए आने वाले वक्त में सियासत के लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं, यूथ समझदार हो चुकी है। फिर इस एनालिसिस की बुनियाद पे आगे उनके लिए मसाइल अपने लिए क्रिएट करना है या इन्हीं लोगों को यूज करके अपने लिए वसाइल पैदा करने हैं। अब ये इनकी अपनी चॉइस है, मसाइल चॉइस करना है या वसाइल चॉइस करना है। तो अब ये मसाइल और वसाइल इनके सामने है, जो इनको मर्जी है जो उठाएंगे उनके लिए होगा वो रास्ते में। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मंजरनामे को देख के आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सियासी और अवामी मसला कौन सा है जिसको फौरी तवज्जो की जरूरत है? वैसे तो बहुत से मसाइल है हमारे जीबी के अंदर, लेकिन इंटरनेट का जो इशू है वो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी यूथ जो है ज़्यादातर हम, क्योंकि मैं एक इदारे का प्रिंसिपल भी हूँ और मेरा अपना ज़ाती कोई, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम अपने कोई टीम मेंबर्स हैं, वो इदारे भी चला रहे, स्कूल कॉलेज चला रहे थे, मैं वहाँ पे था। अब मैंने क्योंकि अपनी कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई तो बाहर निकला हूँ, तो हम जो सर्कल में टीचरों के साथ बैठते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ बैठते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, तो सबका ये रोना धोना है कि इंटरनेट का बड़ा इशू है। जहाँ कहीं पे भी वो बैठते हैं, क्योंकि ऑनलाइन काम करते हैं, रात को बैठते हैं, दिन को बैठते हैं, तो उनको इंटरनेट का बड़ा इशू है। क्योंकि ये इंटरनेट का मसला हल होगा तो क्या होगा, हमारी यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट का रुझान भी बढ़ जाएगा और फिर उनके लिए जो फ्रस्ट्रेशन होके मसाइल आते हैं, ठीक है, वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, फिर अवामी उसके अंदर देखा जाए तो हमारे बिजली का बड़ा इशू है, पानी होते हुए भी हमारे कई बिजली घर बंद पड़े, ठीक है, वहाँ पे हम बिजली घर बनाए तो है, ठेकेदार ने अपना पैसे ले लिए, लेकिन अब आवाम को जो आगे डिलीवर करना था उनके टैक्स से पैसों से वो तो बनवाया, बिजली घर तो बनवाया, लेकिन आगे उनको डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर उस बनाने का फायदा क्या हुआ? बस उसने अपना ठेका पूरा किया, अपने कुछ जो कमीशन है वो खा लिया और मामला ठीक नहीं हुए। तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हर प्रोजेक्ट में ऐसा है, हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनमें 100 में से 1-2 सही तरह कंप्लीट होते हैं, बाकी जो है ना इस तरह अधूरे हो गए रह जाते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के मामला ना हो, ताकि आवाम के लिए जो मसाइल आते हैं वो वसाइल की वजह से ही आते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए वसाइल है, हमारे ठेकेदार हमारे लिए वसाइल है। अब ये वसाइल टाइम पे चीजें मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे लिए मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो अब आपने कहा कि जो आगे बगदादी इलेक्शन आ रहे हैं उनमें आप जो है खुद खड़े हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ के मसाइल क्या हो रहा है, आप अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों वो आपको वोट दें, उनको यकीन दहानी कराएंगे, ऐसा आप क्या करेंगे उनके लिए कि वो आपको वोट दें? अच्छा, मैं जिस इलाके से हूँ, आपके मीडिया की वसातत से मैं अपने आवाम को ये पैगाम दूंगा, और आज तक मैंने ये नहीं कहा है कि वोट मुझे दें, मैं इस नियत से भी नहीं आया हूँ कि मुझे, अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट देखें, इसमें आवाम को पहला कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, ठीक है, उस क्राइटेरिया में उनके टैलेंट को देखना चाहिए। सिर्फ वो अपने फंड की हद तक इत्तेफाक करते हैं या फिर फंड से अलावा भी डिपार्टमेंट से वहां पे जाके बात करके एसी है, डीसी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, सीनियर गवर्नर है, बहुत से हमारे पास मशीनरी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनके साथ बात करके जहां जहां हमारे कोई मसाइल आते हैं तो वो सिर्फ अपने फंड को यूटिलाइज करके कोई गली बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, ये बनाना, मैं इस चीज के कायल नहीं हूँ। लोगों के अंदर आइडियाज क्रिएट करें, लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें। माएँ बहनें बेटियां हमारे घरों में वैसे बैठी हैं, उनको हम छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा के दें, ठीक है, उनकी अपनी मदद आपके जरिए अगर हम थोड़ी सी गवर्नमेंट से, और वो बहुत सी चीजें हमारी माएँ बहनें करती हैं, हाथों से चीजें बनाती हैं, अगर उनको हम छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगा के देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो घरों के अंदर जो बेरोजगारी है
वो भी खत्म हो जाएगी, फिर उनकी मसरूफियत भी बढ़ जाएगी। फिर मैं अपने अवाम से यही कहूँगा कि वो दोस्ती, रिश्तेदारी, इलाका परस्ती, मजहब परस्ती, कौम परस्ती, इन चीज़ों से बरातर होकर वोट दें। अगर किसी में टैलेंट उनको नजर आ रहा है तो वो टैलेंट की बुनियाद पे वोट करें, चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अगर मुझसे बेहतर ऑप्शन कहीं पर उनको नजर आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट करें, ठीक है। अगर कोई भी देखें, और लड़ना तो हर एक आता है, लेकिन वहां पे फिर इस जीतने के बाद क्या वो उस फंड को रोजगार के लिए आ रहा है, या फिर इस फंड से हट के भी कुछ चीजें करके आवाम के जो मसाइल हैं, वहाँ पे हमारे रोड का भी बड़ा इशू है, हमारे पास गलियों का भी बड़ा इशू है, हमारे पास छोटे छोटे पुल्स हैं, वहाँ पे उनको पुल्स वगैरह बनाना है, वहाँ पे गलियां पक्की करनी है, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन के अंदर जो मेंबर आता है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो वो नहीं कर सकता, वो एमएलए ही करता है। लेकिन छोटे छोटे जो गली मोहल्लों के जो मसाइल होते हैं, गाँव लेवल के जो मसाइल होते हैं, ठीक है, तो वो फिर बलदियाती जो कैंडिडेट होता है वो करता है। तो इंशाल्लाह जो भी मसाइल हमारे इलाके में हैं, हम उनको अपने लेवल हमसे हो सके वो हम करेंगे। चाहे एमएलए से मदद लेना हो तो उससे करेंगे, वज़ीर आला से लेना हो तो उससे करेंगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हमें मदद लेके उसको कंप्लीट करना हो हम वहाँ भी जाएंगे। और हम इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म में आवाम की आवाज़ को बुलंद करके उनको जो भी मसाइल है उनको मसाइल खत्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।